we cannot blame anything to one thing, but Yes. it's a multidisciplinary approach. So probably stress, the lifestyle changes, little obesity, some smoking habits, some alcohol habits, all this contribute towards one thing, and that is cancer. Alarmingly, breast cancer in younger age is increasing. So is ovarian cancer, so is endometrial, that is uterine cancer, and even blood cancer is also increasing in women. People are fighting cancer, and they have lots of help in terms of lots of weapon in their armamentarium. Treatment has evolved from very toxic treatments to now lesser toxic, more tolerable treatments which give you the same results which used to be there before. So one of thing is that. Then there is awareness. Actually कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. पेशेंट तो बेचारा सफर करता ही करता है, फैमिली मेंबर्स उससे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनको पेशेंट की सफरिंग देखनी पड़ती है. बट दैट इज व्हाई काउंसलिंग फॉर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक अ कॉमा इन योर जर्नी ऑफ लाइफ. मतलब इसके बाद लाइफ नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा अभी रोड थोड़ा गड़बड़ा गया है पर आगे जाके स्मूथ राइड हो सकता है. तो वो माहौल रख, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. हमने अक्सर देखा है और सुना है कि महिलाओं के अंदर एक हुनर है मल्टीटास्किंग का. वो एक साथ अपने दिमाग में 500 टैब खुले करके भी 100% अपने काम में फोकस कर सकती है. लेकिन वहीं एक शोर होता है जिसे वो इग्नोर करती है, अपने अंदर की आवाज़, अपनी हेल्थ को लेकर. अब वो आवाज़ को लाउड करने का समय आ चुका है. हाय, माय नेम इज़ आरजे जिया और पिछले कई दिनों से आप मेरे YouTube पे, Instagram पे देख रहे हैं एक हेल्थ सीरीज़ जिसमें हम अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ विद एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं. और इस सीरीज़ का नाम है द हेल्थ एडिट विद जिया इन कोलैबोरेशन विद स्टर्लिंग हॉस्पिटल भायली वडोदरा. आज एक बहुत अहम विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ. ये अहम इसलिए है क्योंकि बहुत बढ़ रहा है. कैंसर महिलाओं में बहुत ही बढ़ रहा है और हम ये भी जानते हैं कि अब पहले की तरह हम डरते कम हैं, फाइट ज़्यादा करते हैं. और सही तरीके से फाइट करने के लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. और ये सब चीज़ें और इसके बारे में डिटेल में बात होगी. आज मेरे साथ है डॉक्टर मृगुल दोशी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, स्टर्लिंग हॉस्पिटल भायली. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच जिया, प्लेजर बीइंग हियर. जैसे कि मैंने कहा, बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन वी डोंट नो कि हम कई बार बहुत इग्नोर करते हैं या हम उस बात पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं. मेरा सबसे पहला क्यूरोसिटी के साथ सवाल है, ये महिलाओं के अंदर कैंसर आजकल इतना बढ़ क्यों रहा है? आपका जो डायग्नोसिस है वो सही है कि महिलाओं के अंदर कैंसर का प्रेवलेंस बढ़ रहा है एंड उसके कई कारण हैं. वी कैन नॉट ब्लेम एनीथिंग टू वन थिंग, बट इट्स अ multidisciplinary approach. So probably the stress, the lifestyle changes, little obesity, some smoking habits, some alcohol habits, all this contribute towards one thing, and that is cancer. यू नो, मेजॉरिटी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किस किस टाइप के कैंसर आप फीमेल में ज़्यादा देख रहे हो आजकल? So alarmingly, breast cancer in younger age is increasing. Okay. So is ovarian cancer, so is endometrial, that is uterine cancer, and even blood cancer is also increasing in women. And of course, the cervical cancer is one of the leading causes in female oncology as well. But not to be worried, but now we have latest treatments and even preventive oncology things like HPV vaccination, which are helping women as well as children and men After puberty ages also. yes, to prevent cervical cancer or oropharyngeal cancer, anal canal cancer. So Yes, yes. so we are moving from treatment to preventive oncology, and that is all a good thing. But yes, the problem statement is still there that breast cancer, ovarian cancer, and cervical cancer are on the rise in women. Yeah. आपको लगता है कि थोड़ा माइंडसेट कैंसर के प्रति लोगों का बदला है? मतलब पहले के ज़माने में हम अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर से सुनते थे कि अनफॉर्चुनेटली अगर उनको कैंसर हो गया है तो घर में एक माहौल क्रिएट हो जाता था कि डरावना सा, सब खौफ में रहते हैं. आपको लगता है कि अब लोग फाइटिंग स्पिरिट के साथ आते हैं
आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? You have hit it on the nail on the head. So people are fighting cancer, and they have lots of help in terms of lots of weapon in their armamentarium. So treatment has evolved from very toxic treatments to now lesser toxic, more tolerable treatments which give you the same results which used to be there before. So one of the thing is that then there is awareness. So that is a very important point, that people are more aware of the early signs or the red flag signs of cancer. Yes. They seek more health consultations starting very early in their journey. They are more aware about the screening guidelines. They want themselves to be screened, so that if there is a history of family in the cancer, they are more proactive that नहीं हमको स्क्रीनिंग करवाना है, किस किस को स्क्रीनिंग करवाना है. I feel so happy that some asymptomatic patient comes to my OPD and tells me कि sir, my mother unfortunately had cancer. What should I do to prevent that? So that is a very positive step towards You're saying it, yeah. because of the awareness everyone is spreading, be it podcasters like you or the government. So that is a very encouraging sign for us that screening has become a part of dinner table conversations. Yes. आपने जैसे कहा कि लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, सामने से आते हैं, द यंगर जनरेशन, जैसे कि मेरी माँ को है या मेरी नानी को हुआ था. आपको लगता है क्या ये मिथ है कि अगर जेनेटिकली कहीं आपके पीछे आपकी मदर को या फिर नानी को या मौसी को किसी को कैंसर है तो आपको होगा? क्या ये मिथ है या रियलिटी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? So आपको होने की संभावना है. अच्छा. सो यू शुड बी नोइंग कि कितने परसेंटेज आपको हो सकता है. सो जैसे कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, वो दैट इज लाइक योर मदर, योर सिस्टर, योर डॉटर, समवन हैज बीन डायग्नोस्ड विद से ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, देन यू शुड बी नोइंग दैट आपको एक जेनेटिक टेस्ट करके आपका रिस्क जानना है. ओके. अगर वो टेस्ट में आप नेगेटिव आते हो तो यू आर टेंशन फ्री. अगर पॉजिटिव आते हो तो बहुत सारे स्टेप्स है जिससे आप वो होने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हो. तो सर्वाइकल कैंसर में तो ऐसा ही है ना, दैट सर्टेन एज के बाद अगर आपने HPV वायरस ले लिया है तो ये भी कोई मिथ है क्या कि आप वायरस का इंजेक्शन ले लोगे, मतलब आपने वायरस का वैक्सीनेशन ले लिया तो उसके बाद आपको नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर? सो ये मिथ नहीं है, इट्स एक्चुअली अ प्रूवन फैक्ट दैट बच्चों में अगर हम 9 से 15 ईयर्स में 2 डोजेस देते हैं, जैसे पहले बोलते थे 2 बूंद जिंदगी के पोलियो, वैसे अभी 2 डोजेस बच्चों में फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, HPV वैक्सीन. बट इवन मतलब जो लोग जो थोड़े अडल्ट मतलब मिड एज में आते, 30s में आते, उनको भी वो डोज लेना चाहिए, क्योंकि उससे वो आगे जो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है वो कट डाउन हो जाती है. ट्रू, वेरी ट्रू. मैंने ये भी सुना है कि कुछ कैंसर्स होते हैं जो बाउंस बैक होते हैं. तो ऐसे कौन से कैंसर है, जैसे अगर कोई फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हो गया, किसी को सेकंड स्टेज में डॉक्टर ने ठीक कर लिया, सब ठीक है, लेकिन फिर वो साइकोलॉजिकली इंसान भी एक फियर में नहीं रहता है? आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि वो पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स है, केयर गिवर्स, वो बेचारे हमेशा फियर में रहते हैं कि वापस आ गया तो दैट इज वाई हम ट्रीटमेंट से पहले उनको जब स्टेज समझाते हैं तब उनको बोलते हैं कि आपका प्रोग्नोसिस कैसा है. प्रोग्नोसिस मतलब आपको ये कैंसर वापस आने की पॉसिबिलिटी कितनी है. तो अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 70% आप क्योर हो सकते हो, 30% पॉसिबिलिटी है, तो वो 30% को वो पेशेंट्स पकड़ के वो उनका उतना स्ट्रेस कम हो जाता है. तो दैट इज वाई आपको बोलना पड़ता है कि भाई आपको अनफॉर्चुनेटली ये स्टेज पे कैंसर डायग्नोस हुआ है, पर वो वापस आने की संभावना इतनी ही है. अगर हम फुल ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं तो वो हम वापस आने की, दैट इज बाउंस बैक होने की संभावना है बहुत कट कर सकते हैं. सो दैट इज वाई उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है. बट दैट्स ट्रू दैट वो बेचारे हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि वापस आ गया तो. इनफैक्ट इवन फैमिली मेंबर्स आल्सो. हाँ, फैमिली मेंबर्स का एक्चुअली कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. पेशेंट तो बेचारा सफर करता ही करता है, फैमिली मेंबर्स उससे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनको पेशेंट की सफरिंग देखनी पड़ती है. बट दैट इज वाई काउंसलिंग फॉर फैमिली मेंबर्स
as well as patient is very important. yes, that's my next question. साइकोलॉजिकली ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है जब किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो कौन सा सराउंडिंग बहुत हेल्प करता है? एज एन एक्सपर्ट आप क्या उस चीज़ को हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली फैमिली में किसी को ये हुआ है, सो व्हाट आर द माहौल दे कैन क्रिएट? और खुद भी तो आपको हील करना पड़ेगा ना खुद को, उसके बाद ही आप सामने वाले को, क्योंकि वो ऑलरेडी हील होने की कंडीशन में शायद होप्स छोड़ दें, तो द एंटायर एनवायरनमेंट हैज टू बी समथिंग लाइक एज योर एक्सपर्ट एडवाइस। राइट, पर अब घर का जो माहौल रहता है वो पूरा स्ट्रेस्ड हो जाता है। एक बार किसी को डायग्नोस, किसी को भी घर में फैमिली मेंबर को डायग्नोस हुआ तो पूरा माहौल स्ट्रेस हो जाता है, बट दैट इज नॉट हेल्पिंग एनीवन। मतलब वो पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। सो माहौल मतलब जैसा था, मतलब बिफोर द डायग्नोसिस वी शुड ट्राई, मतलब हमको वो अचीव करने का ट्राई करना है। इट इज मतलब काफी मुश्किल है वो करना, बट वी हैव टू ट्राई एंड अचीव दैट दिस इज नॉट द फुल स्टॉप, इट्स लाइक अ कॉमा इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। मतलब इसके बाद लाइफ नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा अभी रोड थोड़ा गड़बड़ा गया है, पर आगे जाके स्मूथ राइड हो सकता है। तो वो माहौल रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि यू विल बी फाइन। सो यू विल बी सरप्राइज दैट दोज पेशेंट, मतलब जो पेशेंट्स जो ज्यादा साइड इफेक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, सोचते रहते हैं, उनको वही साइड इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। बट दोज हु आर पॉजिटिव दे सेल थ्रू इट, लाइक ठीक है हुआ, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर हम ठीक होने वाले हैं। सो जब हम ठीक होने वाले हैं, मैं ठीक होने वाला हूँ, होने वाली हूँ, इट्स रियली अ मिरेकल इन द जर्नी ऑफ कैंसर। Yeah, I think the self-talk is very important while you are going through all these things, right? Very important. Self-talk, self-motivation, Yeah. people telling you, see, लोग तो मतलब they all tell in your best faith, but they are not experts. मतलब वो experts नहीं, वो जो बोलते हैं वो भी सुनी सुनाई बातें बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर सबके साथ सिर्फ साइड इफेक्ट्स हो वैसा जरूरी नहीं है। हर पेशेंट अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, हर पर्सनैलिटी अलग है, तो सबका वही सेम जर्नी हो तो पॉसिबल नहीं है। तो सबका आप सुन सकते हो, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इंडिविजुअल हो, आपकी जर्नी सबसे अलग होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही चीज को बार बार सोचते रहो। अपना जो डेली वर्क है वो करो, मतलब एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, आपको जो म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक इज अ थेरेपी, तो वो सब कर सकते हो। सो देन योर मतलब आपकी जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ रहेगी। या मैक्सिमम फीमेल के अंदर अगर मैं कहूँ तो कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा आपके पास आए हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलता है उस कैंसर के सामने उनको फाइट करने में, हेल्प करने में? सो मैक्सिमम टफ कैंसर्स दे आर लाइक ढीठ कैंसर जो हम बोलते हैं। एक तो ओवरी है और दूसरा ब्रेस्ट है। सो वो दो कैंसर्स बहुत ही ढीठ रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट करना इज लाइक अ टफ टास्क। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू, मतलब हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए कि सर्जरी कब करनी है, कीमोथेरेपी कब देनी है, रेडियोथेरेपी कब देनी है। हर एक चीज का टाइमिंग मैटर करता है। अगर वो चीज वो टाइम पे ना हो तो फिर आपका जो प्रोग्नोसिस, जैसे कि वापस आने की प्रोबेबिलिटी वो गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए सीक्वेंसिंग मैटर्स। सर्जरी करनी है पर कब करनी है मैटर्स। तो हर एक कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें मोटा मोटी 3 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स रहते हैं। एक जो हार्मोन्स के एक्सेस से हुआ है, एक जो ट्रिपल नेगेटिव होता है, दूसरा जो HER2 के एक्सेस से हुआ है। तो तीनों की ट्रीटमेंट जर्नी अलग रहती है। पहले सर्जरी करना या कीमो करना, वो कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आप ओवरियन कैंसर का एग्जांपल ले लीजिए, वो ढीठ रहता है क्योंकि वो आपके जो पेट के सराउंडिंग्स है, ओवरीज के सराउंडिंग है, उसमें वापस आता रहता है। तो वो ना हो उसके लिए क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, सर्जरी का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कितनी सर्जरी होनी चाहिए, कितनी कीमो आपको लेनी चाहिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर्स ढीठ होते हैं, पर हम भी ढीठ है, हम भी फाइट बैक ज्यादा पॉजिटिवली करेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग अगर सिस्ट होगा तो कैंसर होगा। ये मिथ है या रियलिटी है? ये मिथ है, ये सर्टेनली मिथ है। हर सिस्ट कैंसर नहीं होता। तो वो बिनाइन सिस्ट भी हो सकता है। बेचारा ऐसे ही चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं करेगा,
कभी कभी बढ़ जाता है तो फिर वो हटा सकते हैं, हाँ, पर वो सिस्ट से डरना जरूरी नहीं है। हाँ, वो कैंसर है कि नहीं उसको उसको डायग्नोस आपको करना फाइंड आउट करना है। हाँ, बहुत सारे लोग इस बात से भी डरते हैं दैट अगर कुछ हो गया और किसी डॉक्टर ने उनको बोला कि મને એવું डर लागे છે कि कदाच आ कैंसर हो ही શકે છે, वही हथियार डाल देते हैं लोग और डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो ये जो आजकल एक गूगल पे पढ़ लिया, किसी के साथ बात कर ली और किसी ने किसी को हुआ था तो ये सुन लिया तो शायद मुझे हो सकता है, या किसी वीडियो में कोई बात देख ली मैंने किसी नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। लोगों के अंदर आपको लगता है बहुत सारे मिथ हैं टुवर्ड्स दिस डिजीज? अनफॉर्चुनेटली कैंसर को लेके बहुत सारे मिथ है लोगों में। सो मतलब आप हम हो धीरे धीरे करके ट्राई कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, फिर भी बहुत सारे मिथ है, क्योंकि कैंसर एक इट्स लाइक एन अननोन एंटिटी। मतलब कि सबको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो जितना अवेयरनेस कम है उतने मिथ ज्यादा बढ़ेंगे। तो वैसे ही जैसे आप वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, Yes. तो उससे मेरे हिसाब से मिथ्स कम हो जाना कम चाहिए। हो जाना पर बहुत मिथ्स है, तो वो मिथ को आपको वेरीफाई करना है। आप गूगल पे पढ़िए, बेशक एआई में डालिए आपके रिपोर्ट्स देखिए, पर वो रिपोर्ट्स को समझना भी जरूरी है। गूगल जो इंटरप्रेट करता है वो अलग होता है, आपके डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं, वो बेटर आपको समझा सकेंगे। तो आपके जो डाउट्स है वो आपके डॉक्टर से क्लियर करवाइए, ना कि एआई या गूगल से। सर आई रियली वांटेड टू नो द स्क्रीनिंग पोर्शन। जैसा कि आपने कहा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मुझे ये जानना है आज के ज़माने में कौन से स्क्रीनिंग किस एज में किस महिला को कब कब शॉर्ट मतलब कर ही देने चाहिए। ये है तो मतलब आपका डर खत्म, आपका स्ट्रेस खत्म, और आप वो एक बिल्कुल किनारे पे आके अटकेंगे नहीं। तो आप थोड़े हमें स्क्रीनिंग के बारे में बताइए कि इस एज में ये स्क्रीनिंग, ये वाले कैंसर से आप दूर रह सकते हैं। सो महिलाओं के लिए मेजरली दो कैंसर का स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट रहता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके फैमिली में कैंसर रन कर रहा है कि नहीं। वो इजी है, आप अपने आप से ही जान सकते हो। अगर कैंसर रन कर रहा है तो आप अपने आप को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने आप को आप हाई रिस्क में समझिए। तो जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग है, तो जो पेशेंट्स रहते हैं हाई रिस्क में, जैसे जिनके फैमिली में कैंसर रन कर रहा है, उनको 30 ईयर से स्टार्ट करना है स्क्रीनिंग के लिए। और उनकी मेथड क्या होनी चाहिए स्क्रीनिंग की, कि 3 चीजें कर सकते हैं वो। एक तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी फॉर विमेन। एक आप एमआरआई कर सकते हो दोनों ब्रेस्ट का, और दूसरा एक मेमोग्राफी कर सकते हो। एनुअली ये दो एमआरआई और मेमोग्राफी करनी चाहिए फॉर हाई रिस्क वुमेन। अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में कैंसर रन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा लेट से स्क्रीनिंग चालू करना है। तो आपको आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज चालू करना है स्क्रीनिंग। मेथोडोलॉजी आपकी वही रहेगी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और इसमें एमआरआई नहीं आएगा, सिर्फ मेमोग्राफी आएगी। ओके। फिर आते हैं हम सर्वाइकल कैंसर पे। अभी सर्वाइकल कैंसर का अभी तो अपने पास एक हथियार है उसको प्रिवेंट करने का, एचपीवी वैक्सीन, पर स्क्रीनिंग भी जरूरी है। तो 30 इयर्स की एज से स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है। स्क्रीनिंग के अलग अलग मेथड्स रहते हैं। आप पैप स्मीयर करवा सकते हो, उसमें पैप स्मीयर में माइक्रोस्कोप में देख के देख सकते हो, या उसका एक एचपीवी डीएनए भी आता है, वो भी करवा सकते हो। उसको एवरी 3 ईयरली या 5 ईयरली आपको करवाते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही एक्सेसिबल रिपीटेबल मेथड है स्क्रीनिंग के। अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन कैंसर के लिए अभी अपने पास वो स्क्रीनिंग नहीं है, जो सिर्फ सभी पॉपुलेशन को जिनको कैंसर फैमिली में रन नहीं कर रहा है उनको कर सके वैसा मेथड नहीं है। पर जिनको फैमिली में कैंसर रन कर रहा है उनके लिए हम आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। फिर एक ब्लड मार्कर रहता है CA-125, वो करवा सकते हो। बट वो उतने भी सेंसिटिव नहीं है पकड़ने के लिए। पर हाई रिस्क पेशेंट जिनको फैमिली में रन कर रहा है उनको कैन बी बहुत डन ही कॉन्शियसली करना चाहिए। ये जो आपने कहा था ना अभी शुरुआत में, फीमेल में भी ब्लड कैंसर होने लगे हैं, मुझे उसके बारे में जानना है, हमारी ऑडियंस को जानना है कि ये क्यों होते हैं, उसके क्या मेन रीजंस हैं, और ये कैसे क्योर हो सकते हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है। सो फर्स्ट मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि ब्लड कैंसर सुन के ही सब लोग ऐसे डर जाते हैं कि भाई ब्लड कैंसर हो गया। तो मतलब ब्लड कैंसर भी कुछ कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ कुछ बहुत ही नोटोरियस रहते हैं। तो नोटोरियस में एक्यूट ल्यूकीमिया वाले नोटोरियस रहते हैं कि वो थोड़े जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, और अच्छे वालों में मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास वैसे अच्छे वाले रहते हैं। कैंसर अच्छे वाले। हाँ, क्योंकि वो क्योर हो सकते हैं। अभी जैसे बीमारी आई है
तो ट्रीटमेंट से चली जाएगी तो अच्छी हुई ना, अच्छी, अभी घर करके बैठ गई तो खराब वाली है। तो वो मतलब मल्टीपल माइलोमा लिम्फोमा वो थोड़े अच्छे वाले कैंसर है कि हम ट्रीटमेंट देंगे तो 80-90% पेशेंट क्योर हो जाता है। हाँ, तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है। पर आपने फिर पूछा था कि उसका कारण क्या है। मेन रीजन अभी उसके फिर से पूरा एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसके एक कोई कारण नहीं है, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कुछ जेनेटिक हो सकता है, कुछ कुछ अक्वायर्ड हो सकता है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस। अभी स्मोकिंग इज वन ऑफ द थिंग विच इज ऑन द राइज इन इवन टीनेजर्स, मेल फीमेल एवरीवन, सो दैट इज वन ऑफ द कॉज। सम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, सो उससे भी आपको ब्लड कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो देयर मल्टीपल कॉजेज रहते हैं, बट ठीक हो सकते हैं। आपने जैसे कहा ना, आपकी हर बात में एक कॉमन मैंने टेम्पलेट देखा है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को एक रिस्क फैक्टर में देता है। गिव मी अ 3-4 पॉइंट्स टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल वेरी नाइसली टू अवॉइड दिस रिस्क। और आप अपने पेशेंट को क्या बोलते हो? मैं मेरे पेशेंट्स को ही बोलता हूँ जो मेरे फादर मदर मेरे को भी बोलते हैं, अच्छा, कि अच्छा खाओ। सो मीन्स यू हैव अ बैलेंस्ड मील। प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो हम खाते हैं बहुत ज्यादा, चिप्स, फिर शुगरी ड्रिंक्स, सोडाज, कैन ड्रिंक्स, वो अवॉइड करिए जितना बन सके उतना। स्मोकिंग ऑफ कोर्स अवॉइड करनी है। अल्कोहल इंटेक अवॉइड करना है अगर कर सको, अगर नहीं तो फिर मॉडरेट। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। So at least 5 days a week, 30 minutes walking, that is enough. That is a good lifestyle. So those changes you can do, everyone can do, and at least you can prevent. मतलब आप होने से उसको थोड़ा उसकी probability कम कर सकते हो। ये तो minimum changes है। स्मोकिंग बंद कर सकते हो, अल्कोहल प्रिवेंट कर सकते हो, खाना बैलेंस्ड मील चाहिए, प्रोटीन भी एक हिस्सा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा हिस्सा चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने चाहिए, विटामिन ज्यादा होने चाहिए, एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स वॉकिंग इज गुड इनफ। तो ये तो हम छोटे छोटे चेंजेस तो अपने लाइफस्टाइल में मॉनिटर कर ही सकते हैं। बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि सब कुछ लाइफ में सही जा रहा है, अगर किसी को ऐसा लगे जैसे कि कुछ मिथ्स ऐसे हैं, घर में अगर PCOS आ गया फीमेल को, फिर उसके बाद थायराइड आ गया उनको, और थोड़ा सा ओबेस है बॉडी, देखा जाए तो थायराइड कैंसर के बारे में भी आजकल बहुत लोग बात करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हवा बना दी गई है ना थ्रू इंटरनेट, अच्छे यूज़ भी हैं तो थोड़े बुरे यूज़ भी हैं उसके। सो मुझे बताइए इसके बारे में कि ये थायराइड कैंसर, PCOS से कितना रिस्क फैक्टर देता है वेलकमिंग कैंसर? PCOS रिस्क फैक्टर देता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी जगह पे सूजन, इन ऑल कॉमन लैंग्वेज इन्फ्लेमेशन हो तो वो साइट इज एन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स। सो सेम सूजन अगर ओवरीज में आती है तो उसको मोटा मोटी हम PCOS बोल सकते हैं कि आपको ज्यादा सिस्ट हो गई है ओवरीज में। सो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर योर ओवेरियन कैंसर। क्यों? क्योंकि वो PCOS के कारण फीमेल की जो पूरी हार्मोन सिस्टम होती है वो हिल जाती है। अभी कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, तो वो जो चेंज रहता है, वो जो पूरा हार्मोन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उससे कैंसर का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, सो दीज आर थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के भी काफी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज सेम अगेन हार्मोन की गड़बड़ाया जाना, इवन जेनेटिक। अभी तो ऐसा देखने में आया है कि मोस्ट ऑफ द थायराइड कैंसर्स दे हैव सम मतलब ऑन्कोलॉजी इतने मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया है कि एक जीन की खराबी के कारण उनको कैंसर हुआ है, और हमारे पास वो जीन को ठीक करने की दवा भी है। This is so advancing. Very advanced and very hopeful. Yeah. Some treatment are just tablet treatments to rectify those genes. Yes. Take a tablet and you will be okay. एक गोली लो, वो जीन पे काम, जीन को चुप कराएगी, आपका कैंसर वापस नहीं आएगा। That is how advanced the treatment has become. So we all are hopeful. Yes. कि हर एक नई टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। हाँ, लेकिन फिर हम लोग कुछ भी ना करें, बैठे रहें जैसे कि आपने कहा, तो फिर मुसीबत है ना। तो मुसीबत है। हाँ। फिर ऐसी टैबलेट नहीं कि खा के बैठे रहो तो अच्छा हो जाओगे। I heard about lot of time hormonal replacement therapy.
ओके। स्पेशली इन फीमेल। सो आजकल ये सही बात है, लोग ले रहे हैं ये रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर ये एक सेलिब्रिटी ने क्रिएट किया हुआ कुछ हुआ है? मतलब आप अगर पॉपुलेशन देखने जाओ तो नंबर ऑफ पीपल जो ले रहे वो तो कम ही है, पर फिर भी लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थोड़ा वो रिस्की है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि आपको आर्टिफिशियली हार्मोन्स इन्फ्यूज कर रहे हैं आपके बॉडी में। तो हाँ, हमने अभी डिस्कस किया कि हार्मोन की गड़बड़ाई की वजह से ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इवन एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकते हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियली हार्मोन्स दे रहे हो तो आप एट रिस्क हो ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से जो कैंसर होते हैं वो होने के लिए। सो यू हैव टू बी अवेयर कि आपके साथ ऐसा नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होती है उसकी। तो आपको साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। बहुत सारे आपने हमारे जाले थे जो दिमाग में मिथ के, वो क्लियर किए। माय ऑडियंस रियली वांटेड टू नो द लास्ट मैसेज थ्रू योर एक्सपर्ट एडवाइस। आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, कुछ कहना चाहते हो थ्रू दिस पॉडकास्ट? सो 3 मैसेज देना चाहूंगा। अच्छा। एक तो कैंसर डायग्नोसिस से घबराना नहीं है, ठीक है, उसको लड़ना है और उसको लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। सेकंड, स्क्रीनिंग करना है। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क क्या है और आप वो रिस्क पे काम करना है, स्क्रीनिंग करना है, होने से पहले ही उसको पकड़ लेना है और प्रिवेंशन करना है। तो जैसे जैसे नई चीजें आ रही है, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए आप, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लीजिए, तो क्या होने से पहले रोक सके। ये मेरे 3 मैसेज रहेंगे। थैंक यू सो मच, इट इज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज का कुआं खुला हो तो उसमें आप डुबकी मारने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। लेकिन अगर वो कुआं भरपूर पानी से भरा हुआ हो, जिसमें सिर्फ आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे आप सांस ले सकते हो, डुबकी भी मार सकते हो और अपने आप को बचा भी सकते हो, ये वो कुआं है। नॉलेज का कुआं, कंसल्टेशन का कुआं, एक्सपर्ट एडवाइस का कुआं, गाइडेंस का कुआं। अब आपके ऊपर है, आप कब आ रहे हो। अपनी हेल्थ का खूब ध्यान रखिए, अपने आप का खूब ध्यान रखिए। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें फ़ायदा सिर्फ आपका होगा। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं द हेल्थ एडिट विद जिया इन कोलैबोरेशन विद स्टर्लिंग हॉस्पिटल भाईली, वडोदरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।